कई लोग ऐसे हैं जो एक ही वोटर का 4-4 जगह से नाम है उनका। आंकड़ा अगर चुनाव आयोग का देखिए तो लगभग पूरे बिहार में 60-65 लाख वोटर के नाम कटे। बेगूसराय में हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक कुमार सिंह जी हैं, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के शिक्षक प्रकोष्ठ के, और बेगूसराय के दावेदार भी हैं। शिक्षा से संबंध रखते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। राजनीति में ये कहा जा सकता है कि अभी का जो वर्तमान राजनीति है, इसमें बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अगर चरित्रवान की बात करें तो राजनीति में चरित्रवान लोगों की बहुत कमी है। लेकिन अगर ऐसे लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे ये जो गैप बढ़ा है, जो खाई बढ़ी है, शायद उसको कम किया जा सकता है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं पार्टी आलाकमान और जनता को भी होगी। जनता के बीच अगर विकल्प के तौर पे पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जात धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को मदद करें। अभी आपकी पार्टी की वो वोटर यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जिस पर विपक्ष काफी उंगली भी उठा रहा है। लेकिन ये जो आप लोग एक प्रोपेगेंडा बनाए हुए हैं, उसमें क्या लगता है, सरकार कहती है या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो कहते हैं कि हमने वोटर का नाम काटा ही नहीं, और आप लोग उस पर यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को तो आप लोग बरगला रहे हैं। नहीं, आप आंकड़ा अगर चुनाव आयोग का देखिए तो लगभग पूरे बिहार में 60-65 लाख वोटर के नाम कटे जी। और बहुत सारे लोग जो जीवित हैं उनको मृत दर्शाया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो एक ही वोटर का 4-4 जगह से नाम है उनका। कुछ लोगों का एक एड्रेस पे 70-70, 80-80 लोग हैं। तो ये सब तो चुनाव आयोग की लापरवाही है। और अभी वो बिहार विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले ही ऐसा क्यों हुआ? यही वोटर लिस्ट तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी था, जिसमें चुनकर लोग एमपी और सरकार और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वो भी तो वोटर लिस्ट यही था 2024 में। इसके सुधार की जरूरत 2025 में क्यों आई और इतनी जल्दबाजी में क्यों हुई? 15 दिन के अंदर बीएलओ को निर्देश दिया चुनाव आयोग ने कि आप फॉर्म भरवा के सबका भेजें। अब सोचिए पूरे बिहार में 15-20 दिनों में कैसे कोई जो है वोटर लिस्ट बीएलओ भेज दे, और इतनी जल्दी से पूरे बिहार में इसका जो एसआईआर जो हो रहा था, गहन पुनरीक्षण हो रहा था, ये 15-20 दिनों में कैसे संभव है? अभी आपकी पार्टी जिस हिसाब से, जिस एनर्जी के साथ कांग्रेस का जो ग्राफ बिहार में गिरा था, उसी एनर्जी से कांग्रेस ने मेहनत किया, और कांग्रेस के कई नेता, पूरी यूं कहा जाए तो बिहार में टीम को बदल दिया गया, चाहे वो पटवारी हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, एनर्जेटिक लोगों को लाया गया, कृष्णा अल्लाबड़ू। और पहले स्क्रीनिंग कमेटी की जो ही बैठकें होती थी दिल्ली में होती थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उसको क्षेत्रवार कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी के साथ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और अभी जो आपके यात्रा में भीड़ जुट रहा है, क्या वोट में आप लोग उसको कन्वर्ट कर पाएंगे? एकदम एकदम। हमारे साथ जनता की उम्मीद और आशाएं जो है वो फिर से जग रही हैं, और कांग्रेसी शासन काल में किए गए कार्यों को लोग अब याद कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर मैं बेगूसराय की ही बात करूं तो बेगूसराय को औद्योगिक नगरी कांग्रेस के सरकार ने ही बनवाया था, और जितने भी डेवलपमेंट यहाँ पहले के दिख रहे हैं वो सब कांग्रेसी सरकारों में किए गए थे। तो निसंदेह जनता जो है वो हम लोगों के साथ फिर से आ रही है, और राहुल जी का भी ग्राफ पूरे देश में बढ़ा है। उनका, हमारे आदरणीय नेता हैं, वो पूरे बिहार में भी यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, और लोगों का विश्वास फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। आप बेगूसराय से संबंध रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षाविद हैं आप। आपके जो यहाँ से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं। लेकिन आज भी जो आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या आपके बेगूसराय में, वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की है, उस पर बात नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इन लोगों को तो पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, नेहरू, कांग्रेस, इन सब से बाहर ये लोग तो अभी तक निकल ही नहीं पाए। अभी आपने देखा कि इन लोगों ने अभी एक मुद्दा बना लिया कि कांग्रेस ने मोदी जी की मां को गाली दी। ना तो राहुल जी ने गाली दी, ना तो तेजस्वी जी ने गाली दी, ना तो वो लोग मंच पे थे उस समय।
अब कहां से कोई व्यक्ति क्या स्टेटमेंट दे रहा है, उसकी जवाबदेही तो राहुल जी और कांग्रेस की नहीं बनती है। और मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने मुंह से सोनिया जी को भद्दी भद्दी गाली दी। कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय वो डायरेक्ट पीएम ने खुद लोकसभा में बोला है। आप एक भी स्टेटमेंट राहुल जी का या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेताओं का दिखाइए कि जिन्होंने ऐसी भद्दी बात की हो। और उसको लेके आपने देखा होगा कि कल या परसों हमारे सदाकत आश्रम पे सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता, आज तक आपने सुना था कि किसी कार्यालय में, पार्टी के दफ्तर में किसी दूसरी पार्टी के लोग, जो सत्तारूढ़ दल के लोग जाके हमला करें। कल यहाँ बेगूसराय में वही चीजें हुई, लगभग हर जिले में। तो ये तो अराजकता वाला माहौल है ना, गुंडागर्दी इसको कहा जाए। ये लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र आप डंडे से और मारपीट करके लोकतंत्र तो आप नहीं चला सकते ना। तो ये सब चीजें तो एक सोसाइटी में इन लोगों ने गंदगी फैला रखी। और किसी भी मुद्दों को वो जो है पार्टी के खिलाफ खुद ही वो बनाते हैं मुद्दा, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। आज भी बेगूसराय की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? मैं समझता हूं कि अभी भी समस्याएं सब जगह जो हैं वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं जी, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मेरे समझ से भ्रष्टाचार भी है। बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन ये औद्योगिक राजधानी होने के बावजूद आज भी बेरोजगारी से यहाँ के युवा परेशान है। आज भी लोग पलायन कर रहे हैं। इस पे जो है सो अभी की सरकार ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ के युवाओं को कैसे यहाँ के कल कारखानों में और यहाँ के उद्योग में कैसे उनको जॉब मिले, इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनी। इस पर जो है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, जो उद्योग यहाँ चल रहे हैं, जो प्राइवेट फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनसे भी हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर आज तक नहीं बात की। जी। मैं जहां तक समझता हूं कि लेन देन, कमीशन, चंदा, इन सब की बात लोग हर जगह कर लेते हैं जी। लेकिन किसी एम्प्लॉयमेंट की बात, कहीं जो है वो एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड करने की बात, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम वोटर भी हैं। वोटर भी तो वैसे ही लोगों को चुनते हैं जो सिर्फ जात धर्म की बात करते हो। देखिए, आम वोटर को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। वोट तो ये लोग करते हैं, लेकिन उनके सामने जो नैरेटिव सेट किया जाता है ना, उसमें हमारे देश के लोग भोले भाले हैं। इनको बहुत गहराई से किसी चीजों का अध्ययन, आज के बच्चे तो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहे हैं। हमारे देश में लोग जो हैं वो जो पार्टियां नैरेटिव सेट करती हैं ना, उसी के पीछे ये लोग चलते हैं। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को डीप में अध्ययन नहीं कर पाते हैं कि कहाँ कैसे किनको चुनना है, कौन जनप्रतिनिधि हमारे कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ मैं बता दूं, बेगूसराय या बिहार में एक एक जनप्रतिनिधि पे 100-100 केस है जी। अब सोचिए, इसकी जानकारी या तो जनता को नहीं है जी, या तो ऐसे लोग जो है चुन के जा रहे हैं। अब उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल। 2025 में आप भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, अपने पार्टी को अपना बायोडाटा दिया और क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिसको सरकार मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, जब वहां पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जो आम लोग हैं ना, उनको सरकार तो कहती है कि उनको मुख्य धारा में लाना है, लेकिन वो सारे लोग जो हैं वो जो सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उससे वो अत्यंत दुखी और परेशान है। वहां उस लोगों को, आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, इन सब चीजों को लेके जो चीजें उनको मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सरकार उपलब्ध कराने में अभी तक सक्षम नहीं हुई। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है, पर जनता वोट देके विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी बेगूसराय के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, राजनीति करने का मकसद ही मेरा सेवा करना है।
जी। और सेवा के लिए जो भी चीजें होंगी, जो भी चीजें सरकार से मुझे मिलेंगी जी। या जो मेरे फंड होंगे वो कंप्लीटली सेवा कार्य में लगेंगे। मेरा वेतन हो, मेरा मकान हो, जी। जो भी चीजें सरकार के तरफ से मिलेंगी वो बेगूसराय की जनता को सबसे पहले मैं समर्पित कर दूंगा। और मेरा मानना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जी। सबसे पहले हम खुद से अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को, तो हम इसका मतलब हम अपनी रोटी सेक रहे हैं। जी। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो भी लोग इन सब फील्ड में हैं, एक भी बार मुझे नहीं लगता है कि आगे बढ़ के सेवा की बात और कुछ अपने तरफ से देने की बात कर रहे हों। हर जगह लेने की बात चल रही है। जी। अपने तरफ से देने की बात कहीं कुछ नहीं हो रही है। पिछले कई सालों से मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूं और पूरे गर्व के साथ मैं कहता हूं कि हमने हमेशा समाज को कुछ देने का प्रयास किया है। चलिए, अभिषेक कुमार सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपकी टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी। हमने देखिएगा सर, अब कुछ बोलना नहीं है। ये थे अभिषेक कुमार सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और बेगूसराय के दावेदार भी हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि राजनीति में चरित्रवान लोगों की कमी है, और आज के समय में जो सबसे ज्यादा जिस पे केस है वही बड़े पद पे, ऊंचे पद पे होते हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। सांसद विधायक तो बन जाते हैं जनता के वोट से, लेकिन जनता के लिए सोचते नहीं है। और ये आज की सच्चाई है पूरे देश में, बिहार में ही नहीं, कि एक बार का विधायक अपने 3 पीढ़ियों का सोचता है। जब वो विधायक नहीं होते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, हैंड टू माउथ होते हैं, लेकिन एक बार विधायक बनने के बाद कहीं न कहीं उनकी 3 पीढ़ी संभर जाती है, और जो आम आदमी होते हैं वो कहीं न कहीं कुचले ही जाते हैं, दबे ही रहते हैं, और मुख्यधारा में जुड़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं हम और आप भी हैं। साफ तौर पे वैसे लोग हैं जो वोट देते हैं और ये कह के जात धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे ऐसे लोगों को चुनती है जो उस पद के लायक नहीं होते हैं। इस बार बेगूसराय में विकल्प है, और अगर कांग्रेस चाहती है कि जो कांग्रेस की स्थिति बिहार में है उससे उभर के आगे आने की, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को अच्छे लोगों को चुनना होगा, सिंबल देना होगा। उसके लिए विकल्प के तौर पे अभिषेक कुमार सिंह जैसे अगर लोग हैं, शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे हैं, चरित्रवान है, राजनीति में चरित्रवान लोगों की बहुत कमी है, चरित्रवान है, तो निश्चित तौर पे पार्टी को एक मौका देना चाहिए। और अगर पार्टी मौका देती है तो निश्चित तौर पे बेगूसराय विधानसभा का जो सीट होगा वो आसान होगा। लेकिन अब जनता को तय करना है कि आपके बीच अगर विकल्प के तौर पे डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जैसे लोग आते हैं, तो कहीं न कहीं जाति, धर्म और पार्टी से हट के अगर इनको मदद करते हैं, तो निश्चित तौर पे इनकी जो प्राथमिकता है वो ये है कि इनका मकान वो आपके लिए होगा, इनका जो सैलरी होगा वो आपके लिए होगा। तो निश्चित तौर पे आज कोई किसी के लिए सोचता नहीं है, लेकिन जो आदमी आपके लिए यहाँ तक सोच रखता हो, तो आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए अगर एक मौका देते हैं, तो शायद आपकी और आपके बच्चों की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की हो, उसका समाधान हो पाएगा।